One, Sri Jose K. Mani. Question number 121. Honorable Minister. माननीय सभापति महोदय, एक विवरण सभा पटल पर रखा हुआ है। Supplementary number 1, Sri Jose K. Mani. Sir, during the month August, the answer to a question in the parliament, it is mentioned that out of the procurement of 22 crops, the major chunk, that is about 98% of the procurement is wheat and rice. And 6 of the crops are zero procurement. And also the rest is about less than 1% of the procurement. That shows the failure of the particular scheme. So there is a huge gap between the income of farmers and the organized sector, and this gap is widening. For example, price of 1 kilo of paddy in Kerala during 1968 was rupees 1.40 per kg. 2023 paddy price is 28.20, whereby the increase is 19 times. At the same time, the basic pay of the last grade worker in the state administration was rupees 70 during 1968, whereas it went up to 23,000, whereby the increase was 328 times. It is the same story for the other state also. The gap between the haves and the have-nots of the farmers is increasing. So my question to the minister is, in order to provide a decent income to the farmers to the tune with the salary income of the organized sector, whether the government have any plan to change the minimum support price to decent remunerative price, DRP, so that the farmers' income increase will be at par with the general income increase. Honorable Minister. माननीय सभापति महोदय, कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और किसान उसकी आत्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार लगातार प्रतिबद्ध है किसानों को लाभकारी मूल्य देने के लिए। माननीय सभापति महोदय, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि 2015 में इस मंत्रालय का नाम कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय रखा गया। इसके पहले किसान कल्याण का कोई संबंध ही नहीं था। बजट आवंटन में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। 2013-14 तक ये केवल 21,900 करोड़ रुपया था, बढ़ के ये 1,22,528 करोड़ रुपया हुआ है। माननीय सभापति महोदय, किसानों की आय बढ़ाने के लिए 6 सूत्रीय रणनीति सरकार की है। नंबर 1, उत्पादन बढ़ाना, और मैं आपके माध्यम से सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं, उत्पादन बढ़ाने के लिए अच्छे बीज ICAR अब और पूरी ताकत के साथ काम करके इस दिशा में प्रयत्न करेगी। सूक्ष्म सिंचाई की व्यवस्था हो या फर्टिलाइजर को सब्सिडी पर देने का मामला हो, मैं विस्तार में नहीं जा रहा। उत्पादन की लागत कम करना, उसका प्रयत्न भी भारत सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सदैव किया है। आप जानते हैं, किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से कम ब्याज की दरों पर उसको ऋण देने का सवाल हो, उत्पादन का ठीक दाम देने के लिए हमारे विद्वान मित्र बता रहे थे, MSP की चर्चा कर रहे थे। मैं निवेदन करना चाहूंगा माननीय सभापति महोदय, MSP तब देते हैं जब MSP की जो दरें होती उससे नीची दरों पर अनाज या बाकी उत्पादन बिकता है। अब कई फसलें ऐसी है जो अभी भी MSP के ऊपर बिक रही है, उन पर MSP देने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन मैं बताना चाहता हूं माननीय सभापति महोदय, MSP पर जो खरीद हुई है उसकी भी, मैं खरीफ की बात अगर करूं तो 2004 से 14 तक कुल जो खरीद हुई थी 46 करोड़ 79 लाख मीट्रिक टन, और 14 से 24 के बीच में 71 करोड़ 27 लाख मीट्रिक टन खरीद की गई है। हम गंभीर है खरीद के लिए। माननीय सभापति महोदय, रबी की फसल अगर देखी जाए, मैं कुल खरीद की बात बता रहा हूं, 2004 से 14 तक 23 करोड़ 2 लाख मीट्रिक टन खरीदी गई थी और
14 से 24 के बीच 32 करोड़ 29 लाख मीट्रिक टन खरीदी गई। अगर राशि के रूप में देखा जाए माननीय सभापति महोदय, जो सरकार की मंशा को स्पष्ट करता है, किसानों को भुगतान की गई एमएसपी की राशि 2004 से 14 के बीच थी 4,44,000 करोड़ और 14-24 के बीच बढ़कर हो गई 12,51,000 करोड़ रुपया। माननीय सभापति महोदय, किसान को भुगतान की गई एमएसपी की राशि 2004 गेहूं की मैं बता रहा हूं 14 के बीच में 2,56,000 करोड़ थी, 14-24 के बीच में 5,65,000 करोड़ रुपया हो गई है। दलहन में माननीय सभापति महोदय, मैं विद्वान सदस्य को अवगत कराना चाहूंगा, किसानों को भुगतान की गई एमएसपी की राशि 2004 और 14 में 1,900 करोड़ से बढ़कर 91,000 करोड़ रुपया हो गई है। मैं माननीय सभापति महोदय, चाहे तिलहन हो, बाकी वाणिज्यिक फसलें हो, अगर सभी एमएसपी की फसलों को देखा जाए तो एमएसपी की राशि 2004 से 14 के बीच में 7,31,000 करोड़ से बढ़कर 14 और 24 के बीच में 20,57,000 करोड़ रुपया हो गई है। ये हमारी सरकार की मंशा का परिणाम है। निरंतर माननीय सभापति महोदय, एमएसपी बढ़ाने का काम इस सरकार ने किया है। मैं विद्वान सदस्य को यह ध्यान दिलाना चाहूंगा, 2014 तक 19 तक जो एमएसपी तय की जाती थी उसमें लागत पर 50% जोड़कर तय की जाती थी। 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने ही यह फैसला किया कि लागत पर 50% प्रॉफिट जोड़कर एमएसपी की दरें तय की जाएगी। माननीय सभापति महोदय, मैं उदाहरण दे सकता हूं, जब उधर की सरकार थी तब एमएसपी A2+FL नहीं दिया जाता था। मेरे पास रिकॉर्ड है पूरा, कभी भी 50% से ज्यादा लागत पर इन्होंने लाभ नहीं दिया, लेकिन हम कटिबद्ध हैं, प्रतिबद्ध है कि कम से कम 50% ज्यादा लाभ देकर किसान की फसलें हम खरीदेंगे। मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहता हूं, किसान का कल्याण हमारी प्रतिबद्धता है। लगातार एमएसपी बढ़ाने का काम अगर वो चाहें तो मैं पूरा रिकॉर्ड उपलब्ध करा सकता हूं, आंकड़े दे सकता हूं। हमने बढ़ाने का भी काम किया है और जहां जरूरत है एमएसपी पर फसल खरीदने का भी हमने काम किया। मैंने आपको आंकड़े बताए हैं, आगे भी हम किसान के कल्याण में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। सप्लीमेंट्री नंबर 2, श्री जोस के मनी। Sir, as you know, the natural rubber is a strategic product, and the Rubber Act was enacted in 1947 shows the importance. So for the last 10 years, the price of natural rubber has been never ever the rubber farmers have got a remunerative price. This is mainly because of the huge import of natural rubber from other countries. And presently, the import bound duty or the import duty of natural rubber is 25%. So if that natural rubber is been listed in the agriculture as an agricultural product, the bound duty can be increased to 113% for the agricultural product, average of more than 40%. That will curtail the import of natural rubber. Not only that, the task force of the rubber constitutive committee of the central government have recommended that this should be listed in the agriculture product and also should be under the MSP also. So my question to the, and in fact the jute and cotton, it was a commercial product, it has been converted into agriculture product also. So my question to the minister is whether you have any plan to list this natural rubber as an agriculture product. Honorable Minister. माननीय सभापति महोदय, अभी ऐसी कोई योजना नहीं है, लेकिन मैं इतना जरूर कहता हूं कि रबर उत्पादक किसानों की समस्या पर भी हम गंभीरता से विचार करेंगे। कहा कि ठीक है, न्यूनतम वेतन का भुगतान नहीं हो रहा। माननीय उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने इस बात पर गौर करते हुए कहा कि ठीक है, न्यायालय के अंदर जो कानूनी का मामला है उस मामले में चलता है, लेकिन स्थगन को खारिज किया जाना चाहिए। आज स्थगन खारिज किया जाता है और मजदूर को कम से कम न्यूनतम वेतन तो मिलना ही चाहिए। और ये एक हमारी मैदानी लड़ाई और कानूनी लड़ाई की एक जीत है कि बढ़े हुए वेतन का भुगतान किया जाए, नंबर 1। नंबर 2, स्थगन जो हुआ था
ये बढ़े हुए वेतन पे हुआ था। अब ये स्थगन समाप्त हो गया। इसका मतलब है कि 1 अप्रैल 2024 से ये न्यूनतम वेतन की बढ़ी हुई दरें के लिए मजदूरों और कर्मचारी, आउटसोर्सिंग कर्मचारी, नगर पालिकाओं के कर्मचारी, जितने 25 लाख से ज़्यादा जो लोग हैं मध्य प्रदेश के, वो इसका मतलब है कि उस 1 अप्रैल से बढ़े हुए वेतन के का हित लाभ प्राप्त करने के लिए अधिकारी हैं। और इसलिए सरकार से ये भी आग्रह है कि वो जो आदेश जारी करे उस आदेश में स्पष्ट रूप से लिखे कि 1 अप्रैल से अब तक का जो एरियर था उस एरियर के भुगतान के साथ बढ़ी हुई दरों को लागू किया जाए। अब हम लोग चूंकि इस लड़ाई में अभी शामिल हैं और अभी भी न्यायालय के अंदर स्थगन खारिज हुआ है, और उसको इसका मतलब है कि आने वाले समय में हमको वैधानिक रूप से ये लड़ाई ये लड़नी है कि 2019 से ये न्यूनतम वेतन प्रभावी था और उसके आधार पर उसको आपने आधार बनाया पर लागू किया 1 अप्रैल 2024 से। तो इसका मतलब 2019 से 1 अप्रैल 2024 के बीच, अक्टूबर 2019 से अप्रैल 2024 के बीच का जो एरियर है वो तो आपके समायुक्त के आदेश में नहीं था, तो उसको भी हासिल करना है। एक नंबर 2, अभी महंगाई जिस तरीके से बढ़ रही है तो आम मजदूरों का बजट बहुत खराब हो रहा है और ये पूरा जिंदगी तबाह हो रही है लोगों की। कोई किसी को, सरकार किसी को सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो इसका मतलब है कि जो न्यूनतम वेतन कानून 1948 के तहत प्रत्येक 5 वर्ष में न्यूनतम वेतन का पुनरीक्षण होना चाहिए। अक्टूबर 2024 में पुराना जो न्यूनतम वेतन पुनरीक्षण किया था 2019 से, वो उसकी अवधि समाप्त हो गई। अब नया न्यूनतम वेतन पुनरीक्षण के लिए हम लोग सब अधिकारी हो गए कानूनी रूप से, और हिंदुस्तान का कानून है, पार्लियामेंट का कानून है, अभी देश में लागू है कि अक्टूबर 2024 से जो न्यूनतम वेतन का पुनरीक्षण ड्यू हो गया उसे सरकार तुरंत करे और पिछली वाले की तरह कि 2019 में होना था 24 में किया, इस तरीके का विलंब अगर ना हो, इसके लिए हम लोग मैदानी लड़ाई लड़ेंगे। और सारे श्रमिकों कर्मचारियों से हमारे ये आग्रह है कि उस लड़ाई में भी हम जैसे आपने इस लड़ाई में साथ दिया है उस